गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया मैं, 4-5 मिनट। कॉल आ गया था कुछ अर्जेंट। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ, और अन अकेडमी पे जब आपसे एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड, वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी AVS10। ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोड सिर्फ SSC कैटेगरी में काम करता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखते हैं, फायदा भी होता है, लेकिन मेरे ना सर कोई SSC वाले दोस्त नहीं है, तो मैं कैसे रिकमेंड करूं। तो भैया ये कोड आप बैंक, रेलवे, UPSC, CDS, नीट, कोई भी कैटेगरी हो, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9th 8th, किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन में इस कोड को यूज कर सकते हो, करवा सकते हो। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में। अब अन अकेडमी पे समझिए कि अन अकेडमी पे ना इंडिविजुअल कोई बैच या कोई टीचर की फीस नहीं है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो जितने टाइम का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, लेट से आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो 1 साल के लिए अन अकेडमी पे जितने एजुकेटर हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS के, उनके जितने बैचेस हैं, चाहे वो चल रहे हैं, जब खत्म हो गए, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो AVS10 कोड लगाने के बाद 1 साल की जो फीस है अराउंड 6000 है। इससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये जो फीस है किसी इंडिविजुअल बैच की, किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं, इसमें आपका सब कुछ आ गया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, और इंग्लिश में भी ग्रामर बैच, वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच, मेंस बैच, सबका एक बार में पेमेंट हो गया। कोई बार बार फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ऐप के थ्रू जब आप बैच परचेज करते हो अलग अलग ऐप से, तो वहां पे क्या होता है, ग्रामर का बैच फीस अलग, वोकैब का बैच आ गया जी फीस अलग, अब प्रैक्टिस बैच आ गया जी फीस अलग। अच्छा, अब ना एडवांस कॉन्सेप्ट्स नाम से बैच आ गया, या मेंस का बैच आ गया, फीस अलग। अच्छा, अब ये वाला बैच आ गया अपडेटेड कंटेंट वाला, फीस अलग। तो कितनी बार फीस दोगे भाई। और ऐसे ही मान लो आप कहीं से कोर्स परचेज करते हो, आपको एक चैप्टर बढ़िया लगा, दूसरा बढ़िया नहीं लगा, फिर क्या करोगे, अरिथमेटिक अच्छा लगा, एडवांस अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा कोर्स लोगे। तो यहाँ पे SSC के कम से कम 250 प्लस एजुकेटर हैं। अपनी तसल्ली का एजुकेटर छांटो, उससे क्लास करो, पढ़ो। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसके बाद चाहे आप कितने बैचेज अटेंड करो, कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो मेरा ही मेंस का बैच आ रहा है, तो जिन बच्चों ने पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखा, उनको कोई दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, उनकी पेमेंट पहले ही हो चुकी है एक बार में। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसके बाद दोबारा आपको कोई फीस नहीं पे करनी। हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है, इसको भी देख सकते हो आप। अब मेरा जो बैच आ रहा है, ये आ रहा है 25 अगस्त को, सिर्फ 1 महीने का ये बैच है। और इसका टारगेट बता देता हूं मैं। मेंस के टाइम पे आपको मेन जो फोकस करना है वो है मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, जो टॉपिक आपके कमजोर हैं उन पे काम करिए, यानी उनके रिवीजन करिए, दैट्स इट। लेकिन फिर भी बच्चों को होता है यार, कोई नए कॉन्सेप्ट देख लें, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लें, उसके चक्कर में वो कोई नई किताब उठाएंगे या कोई वीडियोस खंगालेंगे, 1 घंटे की वीडियो देखेंगे, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो आपका वो टाइम खराब ना हो, इसलिए कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट जो बच्चों को परेशान करते हैं, वो सारे इकट्ठे करके मैं 1 महीने में पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, ये सिर्फ इसलिए, बाकी टाइम आप अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, कोई नए के चक्करों में मत पड़िएगा मेंस के टाइम पे। चलो जी, कंप्लीट जो थ्योरी वाला बैच होता है, बिल्कुल बेसिक से जो शुरू होता है, वो आया था मेरा 22 जुलाई को। अब अगला बैच आएगा 22 सितंबर को। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये 22 सितंबर वाला ही देखिएगा, लाइव देखिएगा, तभी मजा आएगा। तब तक क्या करें सर, तब तक आप वोकैब वाला बैच अटेंड कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वीडियोस के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, फोटोज के थ्रू वोकैब आपको याद करा रखी है। उसमें ऐसा भी नहीं कि पीछे का नहीं पढ़ रखा तो आगे समझ में नहीं आएगा, या उसको कोई लाइव ही देखना जरूरी है। वोकैब तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम कम लगेगा, उसको 2x पे, 1.5x स्पीड पे देखना। तो जैसे ही आप AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लोगे 1 साल का, तो ये सब चीजें अनलॉक हो जाएंगी। आप वोकैब बैच, प्रैक्टिस बैच सब कुछ देख पा रहे होगे। वो प्रैक्टिस तो अभी क्या ही करोगे, पहले कोर्स करोगे, तो पहले तब तक जब नया कोर्स नहीं आता, 22 सितंबर नहीं आती, तब तक वोकैब वाला कर लो। चलो जी, आ जाओ जरा। इसमें बताओ भाई, हाँ जी, इसमें बताइए आपको क्या एरर लगता है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये
एडजेक्टिव चैप्टर की डाउट क्लास के अंदर ये आपको कॉन्सेप्ट कराया था। मैंने कहा था कि आपको इसका आंसर गलत दे रखा है, बुक्स में इसका आंसर नो एरर लिखा मिलेगा। वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी, ये एक्चुअली मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का सेंटेंस है और ये सेंटेंस ना गलत है। देखना उसके अंदर क्या कर रखा है, उस सेंटेंस के अंदर ये कर रखा है, जो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का सेंटेंस था मैं आपको पहले वो लिखता हूं एक बार। द 10 कैप्टन्स हैड ईच, हैड भी नहीं था उसके अंदर, प्रेजेंट टेंस था, हैव ईच, सॉरी, द 10 कैप्टन्स हैज ईच एन अचीवमेंट, ऐसे करके कुछ सेंटेंस था वो। तो यहां पे मैंने आपको एक बात बोली, पहली बात तो ईच जो है नाउन के साथ रहेगा। इसमें मैंने आपको ऑक्सफोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था, अगर आपको याद हो। जब मैंने ये डाउट क्लास के अंदर ये सेंटेंस करवाया था, तब मैंने इसके बाद ऑक्सफोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि ये जो अगर ईच को अगर आप नाउन के बाद यूज करना चाहते हो तो नाउन के जस्ट बाद यूज करोगे, और उस केस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर अपना खो देगा। उसमें वर्ब में सिंगुलर होने का फैक्टर खत्म हो जाएगा, वर्ब प्लूरल में आएगी और चीजें फिर प्लूरल के हिसाब से चलेंगी। कुछ आ रही बात समझ में? वो ईच काइंड ऑफ फिर एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाता है उस सिचुएशन में। अगर आप इसको नाउन के बाद लिखोगे तो ये नाउन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो वर्ब के साथ लिख रहे हो आप तो वो एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कैप्टन्स अगर प्लूरल के अंदर आपने लिख रखा है तो वर्ब भी आपको प्लूरल ही लिखनी पड़ेगी, इस है ईच का रोल नहीं रहेगा। पहली बात तो ईच आएगा यहाँ पे, और दूसरी बात वर्ब आएगी प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है तो फिर यहाँ पे हिज कैसे आ सकता है? तो ये सारी चीजें उसके अंदर गलत थी। वो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के अंदर नो एरर दे दिया, सारी दुनिया उसको नो एरर पढ़ा रही है, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठ रही। मेरी बात मत मानो, ऑक्सफोर्ड की बात मान लो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ईच टाइप कर लेना, उसके नीचे ग्रामर पॉइंट पढ़ लेना, उसका पॉइंट नंबर 2 है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे कैप्टन्स के जस्ट बाद ईच आएगा, पहली बात तो ये तो इसने ठीक कर दिया। वर्ब प्लूरल आएगी तो इसने पास्ट फॉर्म ही लिख रखी है, तो यहाँ पे वर्ब का कोई चक्कर ही नहीं है। सिंगुलर प्लूरल का भी पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हिज की जगह पे देयर अभी भी करना पड़ेगा आपको, हिज की जगह पे यहाँ पे देयर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। मुकुंद बच्चे मेंस के लिए मैं फिर बता रहा हूं, मेंस के लिए मैंने एक बार बोल दिया, मैं इसकी चलो अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। बोलना मैंने उसके अंदर भी यही है कि मेंस के टाइम पे नई चीजों की तरफ मत भागिएगा, अपना मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए, बोलना यही है। लो मैं वीडियो बना के अलग से बोल दूंगा भाई, और क्या बोलूं? ये क्लास में ये बात मैं हर क्लास में बोल तो रहा हूं। अलग से वीडियो बना के बोल दूंगा, कोई बात नहीं। एक आधी कोई सलाह अगर और देनी होगी तो वो मैं दे दूंगा। चलो जी इसमें बताइए जरा। नहीं भाई सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है अमेजोन पे, अभी अनअवेलेबल दिखा रखा होगा, कल परसों में वो अवेलेबल दिखाने लग जाएगा। अभी वो स्टाफ रक्षाबंधन पे घर गया था, आएंगे तो दिखाने लग जाएगा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी पहले तो इसका मतलब समझो। जो 4 लेटर हमने भेजे हैं, जो 4 लेटर हमने भेजे थे उनके बावजूद, जो 4 लेटर हम भेज चुके हैं उनके बावजूद हमें कोई जवाब नहीं मिला अथॉरिटी की तरफ से। वो 4 लेटर जो हम भेज चुके हैं उनके बावजूद हमें कोई जवाब नहीं मिला अथॉरिटी की तरफ से। ठीक, अब अगर आप ये समझो तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है, दैट या विच अंडरस्टूड आप मान सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, सेंट वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टूड किया जा सकता है। लिख दोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है। तो कौन से 4 लेटर जो हम भेज चुके हैं, तो इन लेटर्स को स्पेसिफिक करने के लिए आगे जब एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ द 4 लेटर्स लिखना पड़ेगा। समझ में आया? वो जो 4 लेटर हम भेज चुके हैं उनके बावजूद हमें कोई जवाब नहीं मिला अथॉरिटी की तरफ से। ये सब आपको डाउट सीरीज में, प्रैक्टिस क्लासेस में बताई हुई बातें हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो वो ओमिट किया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ द 4 लेटर्स दैट वी हैव सेंट लिख दीजिए, या सीधा इन स्पाइट ऑफ द 4 लेटर्स वी हैव सेंट लिख दीजिए, बात एक ही है। अरे कुछ याद आ रहा है?
मुकुंद, दीपू, मंतोष, आदित्य राज, सौविक। चलो जी, इसमें आइए जरा। कुछ लोग इसके अंदर हैड वगैरह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हैड वगैरह का कोई रोल नहीं है, प्रेजेंट में पूरा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो जो 4 लेटर हम भेज चुके हैं उनके बावजूद हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला अथॉरिटी की तरफ से, पूरा प्रेजेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें बताइए जरा। मान जय संजय बिस्वाल, यार रोज मत तंग किया कर। The whole of India protested against the unreasonably price hike of in all kinds of essential commodities. पूरे भारत ने प्रोटेस्ट किया जो अनरीजनेबल प्राइस हाइक आया ना। प्राइस हाइक मतलब कीमतों में बढ़ोतरी। अब ये जो नाउन है, ये जो प्राइस हाइक नाउन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए। अनरीजनेबली तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे अनरीजनेबल प्राइस हाइक मतलब जो सही नहीं है। ये तो चलो मान लो पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी आज वो 103 की होगी, 105 की होगी। ये थोड़ी जो चीज 100 रुपए की थी वो 220 की हो जाएगी, जैसा आप सरसों तेल के साथ हुआ है ना। जैसा पेट्रोल में एक अनरीजनेबल प्राइस हाइक आया, पूरा का पूरा भारत प्रोटेस्ट कर रहा है जो अनरीजनेबल प्राइस हाइक आई है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे प्राइस हाइक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए अनरीजनेबल आएगा ना कि अनरीजनेबली। इसमें बताइए जरा। हाँ ऐसा कर सकते हो भाई, यूट्यूब वाला प्रैक्टिस बैच भी देख सकते हो शिवम गुप्ता, यूट्यूब वाला भी देख सकते हो। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि कोई और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना प्रेफर करो तो फिर नए नंबर से लेना, क्योंकि अगर पहली बार जब अनअकैडमी पे कोड यूज होता है तो ही वो टीचर का काउंट होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होता है तब तो टीचर का कोड लगा देते हैं, जब बाद में रिन्यू कराने की बारी आती है तब दोबारा कोड लगाते हैं, वो टीचर का काउंट नहीं होता। अनअकैडमी ये मानता है कि फर्स्ट टाइम पे जो बच्चा है वो टीचर की वजह से आया, दूसरी बार जो बच्चा है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की वजह से रुका है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना है तो फिर आप नए नंबर से करा लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही बैच देखोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं मेरा ही बैच देखो तो ही सिलेक्शन होगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल मैन एंड अदर्स इज नॉट लैक ऑफ नॉलेज बट द लैक ऑफ विल। जो अंतर होता है एक सक्सेसफुल आदमी के बीच में और दूसरों के बीच में, वो लैक ऑफ नॉलेज की कमी नहीं होता, बल्कि वो एक विल की कमी होता है। नॉलेज तो दोनों अटेन कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर अलग नहीं होती। जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं उनके अंदर एक विल होती है, उनके अंदर एक विल पावर होती है कुछ करने की, और दूसरों के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, ये नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर बन गया, तो लैक स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे द लैक ऑफ नॉलेज लिखना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाइए। अरे आज तुम आंसर नहीं कर पा रहे, क्या बात है? बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के। सुष्मिता, मंतोष, पता नहीं चल रहा क्या आज एरर, क्या बात हो गई? कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, वट एवर वन में से ऑफ हिम,
कोई उसके बारे में कुछ भी कहता रहे, कोई हिम्मत नहीं करता उसकी ऑनेस्टी पर सवाल उठाने की। कॉल इन क्वेश्चन एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली संदेह करना। किस चीज पर कॉल इन क्वेश्चन? कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। कोई उसके बारे में बाकी कुछ भी कहता रहे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता उसकी ईमानदारी पर संदेह करने की। मतलब बड़ा रूड है, अड़ियल है, ये सब बातें उसके बारे में चाहे 50 बार कर लो, लेकिन ईमानदारी पर उसकी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो नो वन होता है, नन होता है, इसके साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है ना। अब यहाँ पे आपने डेयर भी लिख रखा है, कॉल भी लिख रखा है, यहाँ पे आपने डेयर भी लिख दिया, कॉल भी लिख दिया। अब ऐसा तो कोई ये सेंटेंस नहीं है कि डेयर के बाद नॉट आ रहा हो, इंटेरोगेटिव आ रहा हो, कि मैं डेयर को यहाँ पे मॉडल मानूं। इसका मतलब, और मीनिंग से भी पता चल रहा है कि हिम्मत करना वाला मीनिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे भैया ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो पहली बात तो ये सिंगुलर में आएगी, तो नो वन डेयर्स लिखना पड़ेगा। और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर आगे ये सीधा मेन वर्ब कैसे आ सकती है? इसको इन्फिनिटिव में भी करना पड़ेगा चेंज। नो वन डेयर्स टू कॉल, नो वन डेयर्स टू कॉल इन क्वेश्चन। अब यहां पे मैं एक चीज और बता देता हूं, ये ना आपको एसपी बख्शी के अंदर एक सेंटेंस मिलेगा जिसके अंदर सीधा लिख रखा है नो वन डेयर कॉल, या ऐसा कुछ, मतलब सेंटेंस कुछ ऐसा ही है। उसके अंदर डेयर को मेन वर्ब होने के बावजूद ऐसे कर रखा है। बच्चे वो इनफॉर्मल में सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन उसका आंसर गलत है। वो फॉर्मल के हिसाब से वो सेंटेंस सही नहीं, फॉर्मल के हिसाब से वो सेंटेंस सही नहीं है। अगर आप डेयर को मेन वर्ब बनाएंगे तो आगे आपको इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ कर रखा है, इसी टाइप का एरर है उसमें। डेयर का डेयर्स तो कर दिया, लेकिन कॉल का कॉल ही छुड़वा दिया। वहां पे टू कॉल भी करना पड़ेगा, वो इनफॉर्मल में चल सकता है नो वन डेयर्स कॉल, लेकिन आपको अगर फॉर्मल में लिखना है तो इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। जब आप डिक्शनरी में भी डेयर को टाइप करेंगे तो इस टाइप का आपको सेंटेंस मिलेगा, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखा मिलेगा इनफॉर्मल, यानी स्पोकन वगैरह में चल सकता है, फॉर्मल में आपको टू कॉल ही लिखना पड़ेगा। उसने अपनी उंगली काट ली रेजर से, उसने अपनी उंगली काट ली रेजर से, और फिर खून बहा बहुत ज्यादा। हाँ जी, ब्लीड की जो सेकंड फॉर्म होती है, ब्लीड ब्लड होती है, वो ब्लीडेड नहीं होती। वो वर्ब की गलती है यहाँ पे, वर्ब की फॉर्म की। बहुत बढ़िया भाई, मनीषा, संदीप, अभय, दीपू, रचना, इसमें बताइए जरा। उसके अंदर का जो जज था वो हावी हो गया उसके अंदर के पिता पर, और उसने अपने बेटे को डेथ सेंटेंस के लिए भेज दिया, मतलब फांसी की सजा सुना दी। उसके अंदर का जो जज था वो उसके अंदर के पिता पर हावी हो गया। अब आपने आर्टिकल चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब आप एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज में लेते हो तो उसके साथ द आर्टिकल लगाते हो। यहाँ पे द फादर का मतलब है बेसिकली उसके अंदर के पिता वाली, फादरहुड वाली भावना। और ऐसे ही यहाँ पे जज वो कोर्ट में बैठने वाला जज नहीं, उसके अंदर का जज है, मतलब जस्टिस वाली फीलिंग। तो यहाँ पे द जज इन हिम लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पर जाइए। इल्यूजन भाई आज से नहीं, कल से हो रहा है बच्चे, वो 25 से, यानी कल से होगा वो। इसमें बताइए अब जरा। सेंटेंस लंबा देख के डरे नहीं। विकास गुप्ता, वो प्रिवेल नहीं अवेल था, कुछ और ही याद कर लिया तुमने। जो सिंगल बिगेस्ट गेनर था इस प्रोसेस का, मान लो कोई डील हुई है ना, सरकार की कोई पॉलिसी आई, जो सिंगल बिगेस्ट गेनर था इस प्रोसेस का वो था आईटीसी गोल्ड फ्लेक किंग्स। किसी कंपनी का नाम हो सकता है ना, ये कोई सरकार कोई डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। जो बिगेस्ट गेनर था इस प्रोसेस का वो था आईटीसी का गोल्ड फ्लेक किंग्स।
एंड द सेल्स आर एस्टिमेटेड टू, ये था, और सेल्स का अंदाजा ये लगाया गया है कि वो 50 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन स्टिक्स पर मंथ हो गए थे ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले साल में। कुछ आ रही बात समझ में? अब काफी बच्चे यहां पे वर एस्टिमेटेड या ऐसा कुछ करना चाह रहे होंगे। एस्टिमेट बाद में लगाया जा सकता है बच्चे, सेल्स पहले हुई हैं लेकिन एस्टिमेट उनका बाद में लगाया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो दिक्कत है थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ पे जो दिक्कत है वो थोड़ी सी अलग है। देखो, लास्ट ईयर जो है ना, ये होता पॉइंट। अगर मैं कहूं उसने तैयारी शुरू करी सिंस लास्ट ईयर, और अगर मैं इसको द लास्ट ईयर लिख दूं तो ये हो जाएगा ड्यूरेशन। ये आपने 10th चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एक ऐसी प्रीपोजिशन है बेसिकली जो ड्यूरेशन को दिखाती है, ना कि पॉइंट को। ड्यूरिंग के बाद उस ड्यूरेशन को दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर लिखना पड़ेगा आपको ड्यूरेशन चाहिए यहाँ पे, ना कि पॉइंट। अरे कुछ आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे मुझे कहना हो ये काम मैं पिछले साल से शुरू किया, यानी अभी 2021 चल रहा है, 2020 से शुरू किया। आई बात समझ में? अगर मुझे ये कहना है कि 2020 से शुरू हुआ, यानी पॉइंट रेफर करना है, 2020 में कब से ये नहीं पता, लेकिन 2020 से शुरू हुआ, तब तो आप लगाओगे लास्ट ईयर। और मैं इस काम को कर रहा हूं पिछले एक साल से, यानी आज से पिछले 365 दिन से, तो द लास्ट ईयर। द लास्ट ईयर ड्यूरेशन को रेफर करेगा, लास्ट ईयर पॉइंट को रेफर करेगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन को रेफर करने वाला चाहिए, तो द लास्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर आप यहाँ पे सिंस लगा दोगे, अब जैसे साफिर पूछ रहा है कि यहाँ पे सिंस लगा दें, सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे फिर आपको वो भी लगाने पड़ेंगे, परफेक्ट प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी बजाय क्यों ना अपन इसी को चेंज कर दें, जबरदस्ती वहां भी चेंज करें, यहां भी चेंज करें। तो इससे बढ़िया एक ही जगह चेंज करने से, एक छोटा चेंज करने से अगर अपना चीजें ठीक हो रही है, तो फिर दो जगह क्यों चेंज करेंगे अपन? इसमें बताइए जरा। I don't like that type of a man who does nothing but find fault with others। अब बहुत लोगों को यहाँ पे विद की जगह पे इन अच्छा लग रहा होगा। फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, बच्चे ये फ्रेज होता है फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, किसी में गलती निकालना। तो यहाँ पे आपको बोलने में हिंदी करो किसी में गलती निकालना, तो इन करने का मन करेगा, लेकिन सही एक्सप्रेशन है फाइंड फॉल्ट विद समबडी। तो यहाँ पे विद के अंदर कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे है। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आप जब नाउन लिखते हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि इसका रेफरेंस हमेशा प्लूरल का होता है। मुझे इस टाइप के आदमी पसंद नहीं है, कोई सिंगुलर आदमी को रेफर नहीं कर रहे होते, मुझे इस टाइप के लोग पसंद नहीं, मुझे इस टाइप की किताबें पसंद नहीं। और ये स्पेसिफिक भी नहीं होता कि दा आ जाए, प्लूरल का रेफरेंस होता है, स्पेसिफिक भी नहीं होता। प्लूरल का रेफरेंस होता है इसलिए एन नहीं आ सकता, और स्पेसिफिक नहीं होता इसलिए दा नहीं आ सकता। इसलिए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से पहले बाद, मतलब इसके बाद जब नाउन लिखते हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट पर जाइए। इसमें बताओ जरा। डिस्ट्रस्ट जो है, ऐसा लगता है कि वो एक फैक्टर है जो कि पैदा हुआ है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसकी वजह से पैदा हुआ है ये डिस्ट्रस्ट। और जब पैदा होना मीनिंग आप देना चाहते हो तो वहां पे आप लिखोगे बॉर्न। ये वाला जो बॉर्न होता है ये अक्सर एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज, एयर बॉर्न डिजीजेज सुना होगा ना, जो पानी से पैदा होने वाली डिजीज है, पानी से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, हवा से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। जैसे कोविड क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। आ रही है ना बात समझ में? एयरबॉर्न भी है, टच मतलब कंटामिनेशन भी कर देती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज भी है।
तो जो पानी से होने वाली डिजीज होती है वाटर बॉर्न, जो हवा से होने वाली होती है एयर बॉर्न, वो वाले में एडजेक्टिव की तरह से काम करता है ये BORN बॉर्न वाला। लेकिन जब आपको पैदा होना मीनिंग चाहिए होता है तो BORN बॉर्न चलेगा। नेक्स्ट पढ़िए, इसमें बताओ जरा। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। बच्चे जो होते हैं उनको मजा आता है भूतों वाली कहानियां सुनने में। बच्चे एंजॉय करते हैं भूतों वाली कहानियां सुनना, खास करके हैलोवीन नाइट पे। तो अब यहाँ पे नाइट स्पेसिफिक है हाँ कि ना। अगर मैं कहूँ क्रिसमस नाइट, द न्यू ईयर नाइट, द न्यू ईयर ईव, तो यहाँ पे ये हैलोवीन नाइट से ये नाइट स्पेसिफिक हो गई, तो उससे पहले द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, ऑन द हैलोवीन नाइट करना पड़ेगा आपको। अब ये देखो ये भोले भंडारी क्या कर रहे हैं, देखो 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 इनकी शक्लें देखो। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है, एंजॉय आएगा, एंजॉय कैसे आ जाएगा इसमें। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, लिसनिंग इसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, घोस्ट स्टोरीज इसका ऑब्जेक्ट है, लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, कोई दिक्कत नहीं है ये पार्ट में। नेक्स्ट पे आओ। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। एंजॉय हिमसेल्फ क्यों होगा बच्चे, यही दिक्कत है ना, रट्टे बिठाने की ये समस्या है। एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, कब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, यहाँ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं लिख दो आई एंजॉयड द गेम, आई एंजॉयड द मूवी, आई एंजॉयड द स्टोरी, आई एंजॉयड हिज कंपनी, तब आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले कोई भी रूल रटने से पहले जानने की कोशिश किया करो कि ये रूल बना क्यों है, आखिर यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते ही क्यों है। और अगर ऐसे पढ़ना चाहते हो कि जिससे कंफ्यूजन ना हो ना, रूल रट्टे कब फ्लॉप होते हैं कब नहीं होते, अगर ऐसे पढ़ना है कि ये रूल रट्टे पढ़ना ही ना पड़े, आपको पता हो कि ये कब लगाना और कब नहीं लगाना कॉन्सेप्चुअली, तो एक टीचर है अमन वशिष्ठ सर नाम है उनका, अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं आजकल। उनका बैच आएगा अगला 22 सितंबर के अराउंड। उस बैच को बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखना, तब तक उनसे वोकैब पढ़ सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है ग्रामर ही अच्छी पढ़ाते हैं, वोकैब भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के देखो। फोटोज से, नेमोनिक्स से स्टोरीज बना के, ईडियम्स के ओरिजिन बता बता के कि ये ईडियम कैसे ओरिजिन हुआ, ऐसे वोकैब पढ़ाते हैं वो। तब तक अपना वोकैब वाला कोर्स कर लो, उसके बाद जब ये कोर्स आए 22 सितंबर वाला, तब ये कर लेना। और कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं गारंटी ले रहा हूं पर्सनली, एक भी चीज में नहीं फंसोगे ऐसे रूल रट्टे वाली में। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये जो है ये लाई ले लेन पे, आपने वर्ब सुनी होंगी लाई ले लेन, इसका मतलब होता है बेसिकली लेटना या पड़े होना। एक होती है ले लेड लेड, इसका मतलब होता है रखना या बिछाना। तो इन मैदानों पर वेलवेट ग्रास बिछाई गई है, तो यहाँ पे पैसिव चाहिए। इन मैदानों पर वेलवेट ग्रास बिछाई गई है, बिछना नहीं बिछाना वाला मीनिंग चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ तो पैसिव बना हुआ है, पैसिव तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, ये वाली होती है ट्रांजिटिव, ये वाली तो इंट्रांजिटिव चाहिए होती है, तब लगाते हैं। तो यहाँ पे लेन नहीं, यहाँ पे लेड आएगा, लेड। अब ऐसे मत सोचना यहाँ ये पैसिव है तो पैसिव में वर्ब इंट्रांजिटिव थोड़ी होगी, मतलब पैसिव में वर्ब ट्रांजिटिव थोड़ी होगी, पैसिव में तो हर वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है। लेकिन एक्टिव में ट्रांजिटिव होगी तभी तो उसका पैसिव बना होगा ना। और ट्रांजिटिव वाली है बिछाना, इसका मतलब तो लेटना है, ये तो इंट्रांजिटिव होती है, तो कभी पैसिव तो इसका बना ही नहीं हो सकता, पैसिव बना होगा तो फिर इसी से बना हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लेड आएगा। मीनिंग से भी देख सकते हो और ग्रामर से भी देख सकते हो। इसमें बताइए जरा। लाई लेन का कॉन्सेप्ट बच्चे अपनी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है, बता रखा है। When the villagers were attacked, they were raised to violence.
व्हेन द विलेजर्स वर अटैक दे वर रेज टू वायलेंस। जब विलेजर्स पर अटैक हुआ तो वायलेंस की तरफ बढ़ गए, वो मतलब उग्र हो गए वायलेंस के लिए। तो वहां पे रेज का मतलब तो उठाना होता है, ये वो वाला रेज नहीं, यहाँ पे आएगा राउज्ड, उग्र हो गए बेसिकली वायलेंस के लिए। यहाँ पे वर्ब गलत लगी हुई है, रेज वर्सेस राउज की वर्ब है ये। दे वर राउज्ड टू वायलेंस मतलब वो उग्र हो गए वायलेंस के लिए, वो भड़क गए वायलेंस के लिए। जब विलेजर्स पर अटैक किया गया तो वो भड़क गए वायलेंस के लिए। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। If we have no definite aim before us, we would only wander about in aimless pursuits and achieve nothing। अगर हमारे सामने कोई डेफिनेट एम नहीं होगा सॉरी, अगर हमारे पास सामने कोई डेफिनेट एम नहीं होगा तो हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे एमलेस परस्यूट्स में। मतलब परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज के लिए काम करना, किसी चीज की तरफ बढ़ना, किसी चीज की तरफ आगे बढ़ना। एमलेस परस्यूट्स, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे बिना मतलब, और कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे इधर उधर भटकने के लिए वंडर तो हैरान होता है, वंडर तो हैरान होना होता है ना, इधर उधर भटकने के लिए वंडर वर्ब आएगी। वर्ब के बेस पे थे आज बहुत सारे एरर, लाई, ले, रेज, राउज, वंडर, वंडर। इसमें बताइए जरा। आपने सुना होगा कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन कालिदास तो पहले थे, शेक्सपियर बाद में आए। तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहने की बजाय शेक्सपियर को कहना चाहिए था कालिदास ऑफ इंग्लैंड, हाँ कि ना। तो कालिदासा तो बहुत पहले जिए थे शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर को कहा जाना चाहिए था कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अब नाउन ऑफ नाउन का रूल तो वही रहेगा यहाँ पे कालिदासा। ये यहाँ पे बेसिकली कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है, ये कालिदास पर्सन नहीं, यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है, इसलिए इससे पहले द आर्टिकल आ जाएगा अगर आपने इसको स्पेसिफिक कर रखा है तो। नेक्स्ट पे आ जाओ। जतिन बच्चे क्लास के जो शुरू में आते हैं तब मैं बोल देता हूँ गुड इवनिंग भाई, है ना। ऐसे 20 बार बीच में आके कमेंट करे हर एक बच्चा अगर राम राम करने लग गया तो फिर तो राम राम ही होगी पूरी क्लास के अंदर। नहीं समझा कर छोटे भाई, ऐसे नहीं करते। इसमें बताओ जरा। द प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं जो हमारी कंट्री ने फेस करी हैं और आगे करेगी, वो परिणाम है बेसिकली सेल्फिशनेस का। हमारे सो कॉल्ड सेवियर्स की जो सेल्फिशनेस थी ना, ऐसे जिनको बोला जाता है कि हाँ इन्होंने ही हमारे देश को बचाया, उनकी जो सो कॉल्ड सेल्फिशनेस थी उसका परिणाम है वो समस्याएं जो हम भुगत चुके हैं, हम भुगतेंगे। अब यहाँ पे हैज और विल दोनों को आपने अटैच कर लिया, दोनों को ज्वाइन कर लिया एंड से, और दोनों के बाद वर्ब की बेस फॉर्म से काम चलाना चाहते हो, है ना। दोनों के बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म से काम चलाना चाहते हो। भैया एक बात समझने की कोशिश करो, हैज के बाद V3 आता है और विल के मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कॉमन तो तब करते ना, कॉमन तो तब करते जब ये दोनों के बाद सेम फॉर्म आती होती है। हैज के बाद V3 आता है और यहाँ पे मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, तो भैया यहाँ पे हैज फेस्ड आएगा। कॉमन अगर नहीं हो सकता तो अलग से वर्ब आपको देनी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे हैव कर दो, हैव क्यों कर दो भैया, कंट्री के लिए वर्ब आई है, कंट्री सिंगुलर है। इसमें बताइए। मान लो कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो है वो टल गया, कोई बॉम्ब फ्यूज कर दिया, कोई उसी टाइम पे वो बॉम्ब स्क्वाड वगैरह आ गए, उन्होंने जीत मतलब कर दिया उसको।
व्हाट शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर वाज अवर्टेड। अब ये बच्ची पूछ रही है कि किसी के पास अगर बैच परचेस करने के पैसे ना हो तो वो क्या करे। बच्चे देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। अगर आपने स्कूलिंग पूरी करी है, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी करी है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपके पास 5,000 रुपए नहीं है। ये बात पॉसिबल नहीं है। 6,000 का सब्सक्रिप्शन मान लो। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस जो है वो 6,000 रुपए में एक साल की कोचिंग है। मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपके पास फोन है, आप उसके अंदर यूट्यूब चला रहे हैं और आपके पास पूरी लाइफ बनाने के लिए जो कोचिंग लेनी है उसके लिए आपके घर में 6,000 रुपए का जुगाड़ ना हो रहा हो। ये बात संभव नहीं है। और फिर भी अगर यदि ऐसी दयनीय स्थिति है तो मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर देना, अपना इनकम सर्टिफिकेट भेज देना, फादर मदर का बना होगा इनकम सर्टिफिकेट, वो भेज देना। मैं अपने स्टाफ को बोल के आपके वहां पे वीडियो कॉल करवा लूंगा रैंडम। आपको टाइम नहीं बताया जाएगा, रैंडम आपको वीडियो कॉल करवानी होगी, अपने घर की दशा दिखानी होगी। अगर मुझे लगेगा वाकई में ये जेन्युइन कैंडिडेट है जिसके पास पैसे नहीं है, तो मुझसे जितना डिस्काउंट हो पाएगा उतना मैं करके आपको कोर्स अपनी ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा। जेन्युइन कैंडिडेट के लिए सब कुछ है, लेकिन ये बात संभव नहीं है बच्चे। मुझे समझ में नहीं आता कि आप सब लोगों को यही चीजें फ्री में क्यों चाहिए। स्कूलिंग करी आपने सारी, कॉलेज में फीस दी, ट्यूशनों की फीस दी, मतलब 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए सेमेस्टर की फीसें दी हैं, वहां पे मतलब पैसे की तंगी नहीं हुई। लेकिन यहाँ मतलब 6,000 रुपए जिसमें एक साल की कोचिंग है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ हो रहा है, वहां पैसे की तंगी अचानक से कैसे आ गई? ये मेरी समझ से बाहर है। ये चीज ये कैसे पॉसिबल है? नए नंबर से करवा लेना जितिन धारिया ना, नए नंबर से करवा लेना, डिस्काउंट तो मिल जाएगा लेकिन नए नंबर से करवाना भाई। मेरा वो ऐड तभी होगा जब आप नए नंबर से करवाएंगे। इधर उधर के फालतू कमेंट मत करो बच्चे, आपसे किसी ने नहीं पूछा है, जो इधर उधर की बात मत करो प्लीज। वर्ड शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर वाज अवर्टेड। जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था उसे टाल दिया गया। जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था उसे टाल दिया गया। ठीक। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा जरा। वट शुड हैव बीन, जैसे होना चाहिए था कि जो हो सकता था, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। शुड हैव बीन तो पॉजिटिव सेंस हुई ना यार। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहां होना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए था। ये ऐसा होना चाहिए था कि जो हो सकता था। क्या तुम वाकई में चाहोगे कि हाँ डिजास्टर होना चाहिए था? वो डिजास्टर हो सकता था जिसे टाल दिया गया। तो यहाँ पे वट कुड हैव बीन, वट माइट हैव बीन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। कुड सबसे बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। वो कैब के लिए बच्चे पहले से वीडियो बना रखी है, वो कैब कैसे करें उसे वीडियो पढ़िए, वो देख लो भाई। इसमें बताओ जरा, इसी चैनल पे वीडियो बना रखी है, वो कैब कैसे पढ़े उसको देख ले भाई। आउटकम भी सही है, आउटकम्स भी सही है बच्चे। जो प्रॉब्लम्स हैं वो परिणाम है, आउटकम में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। सोचो सोचो। अब इसके अंदर मैक्सिमम जनता जो है वो रिप्लाई करेगी कि यूज टू लगा दो, लेकिन यूज टू तो तुम्हें पता हो तो पास्ट की हैबिट बताता है भैया। यूज टू तो पास्ट की हैबिट बताता है, थोड़ा आंख खोल के आगे भी पढ़ लेते। एंड देन गोज बिफोर द लाइब्रेरी क्लोजेस, वो यहाँ पढ़ता है 11 बजे तक और फिर चला जाता है लाइब्रेरी बंद होने से पहले। ये तो प्रेजेंट की हैबिट है भैया, यहाँ पे यूज टू कैसे लगा दोगे? कितनी जगह एरर करोगे? सी पार्ट में भी एरर करोगे, डी पार्ट में भी एरर करोगे। इससे बढ़िया तुम इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बना दोगे जब ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा तो इसको हटा के तुम स्टडीज ही लिख दो यहाँ पे।
यूज टू करने से सही नहीं होगा, ये स्टडीज करना पड़ेगा, प्रेजेंट डेफिनेट में हैबिचुअल एक्शन बनाना पड़ेगा आपको, इसको पूरा का पूरा प्रेजेंट का फैक्ट है ये। वो यहां पढ़ता है 11 बजे तक और फिर घर चला जाता है लाइब्रेरी बंद होने से पहले, पूरा प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा ये। इसमें बताइए जरा। फिर वो पैरेललिज्म को शूट नहीं करेगा, पूरा का पूरा प्रेजेंट डेफिनेट में चल रहा है। देखो यहाँ पे साफिर का सवाल समझना, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए ना इज प्लस यूज्ड एडजेक्टिव प्लस टू प्लस जेरेंड का स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना। ही इज यूज्ड टू स्टडिंग, वो आदि है 11 बजे तक पढ़ने का, लेकिन फिर पैरेललिज्म को शूट नहीं करेगा। आगे देखो गोज लिखा हुआ, सारे इंडेफिनिट में चल रहे हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सीधा स्टडीज लिखना। वो ग्रामेटिकली उस पार्ट को तो जस्टिफाई कर देगा, लेकिन आगे वाले पार्ट के साथ वो बैठेगा नहीं। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब बहुत लोगों को यहां पे लग रहा होगा कि सर ये शी विल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स, ना सिर्फ वो फिल्म देखने जाएगी बल्कि अपने दोस्तों से मिलेगी। तो यहाँ पे शी विल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा भी लिख देते बट ऑल्सो मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, ऐसे लिख देना ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये है कन्वेंशन का एरर कि आपको इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, ये बात हुई कन्वेंशन की। लेकिन सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड की सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे सम लिख रहे हो तो यहाँ पे फ्रेंड लिखोगे कि फ्रेंड्स लिखोगे, ये है ग्रामर का एरर। जब भी आपके एक सेंटेंस में कन्वेंशन का और ग्रामर का दोनों एरर नजर आए तो हमेशा ग्रामर वाले को मार्क करिएगा। इसमें बताइए जरा। अब ये जो एरर है ये बेसिकली बाउंड वर्सेस बाउंडेड पे है। बाउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरे होना, बाउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरे होना। और ये वाला जो बाउंड होता है इसके दो मतलब होते हैं, यू आर बाउंड टू डू दैट, तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। और वेयर आर यू बाउंड फॉर, बाउंड फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग। बाउंड फॉर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग, मतलब वो चीज कहां जा रही है, वो शिप ट्रेन प्लेन कहां जा रहा है, या कोई पर्सन कहां जा रहा है। तो यहाँ पे बाउंडेड फॉर नहीं बाउंड फॉर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पर जाइए, डेफर का सिनोनिम बताइए। डेफर, इफ यू डेफर समथिंग, अगर आप किसी चीज को डेफर करते हो तो आप उसको डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो। एंटोनिम बताइए प्रूडेंट का। अगर कोई व्यक्ति प्रूडेंट होता है तो बड़ा केयरफुल होता है, कॉशियस होता है, उसको सही गलत की पहचान होती है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। इसका उल्टा हो जाएगा जी इनडिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी ऐसा ही पर्सन होता है जो सोच समझ, जिसको सही गलत की पहचान होती है, और इनडिस्क्रीट मतलब केयरलेसली लिया गया डिसीजन, या कोई पर्सन जो केयरलेस हो। एंडेड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक, अरे वो नाउन हो गया मनीष यार, वो बॉन्ड अलग होता है और ये बाउंड की ये स्पेलिंग होती है वहां पे। एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या है, कोई रिजल्ट ना निकलना, यील्ड नो रिजल्ट, जिससे कोई रिजल्ट ना निकले।
वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्यार करने वाला, किताबों से प्यार करने वाला। बिब्लियोफाइल, जीनोफाइल, बाहर की चीजों से, फॉरेन चीजों से प्यार करने वाला। होमोफाइल, सेम सेक्स से प्यार करने वाला। पेडोफाइल, बच्चों से प्यार करने वाला। नेगेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चों से प्यार, कोई पॉजिटिव का नहीं। जो चाइल्ड अब्यूज करते हैं वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव वर्ड है ये। ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या है? ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या है? ट्यूशन की सही स्पेलिंग क्या है? बहुत बार आ चुकी पेपर में, दुनिया जहान बार रिपीट हो चुकी है ट्यूशन की स्पेलिंग। ट्यूशन की सही स्पेलिंग है जी ये। अब आप अपने 25 में से मार्क्स कमेंट करिए। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और आपको इन वीडियो से फायदा होता है तो भाई इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर कर दिया करो, और एक ही रूटीन बना लो। अभी 1 मिनट बाद ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, जस्ट 1 मिनट के बाद उसमें लाइक करना, कमेंट करना, उसको रूटीन बना लो भाई। और कल मेरा बैच चालू हो रहा है 25 अगस्त से। 1 महीने में एक बैच आता है, थ्योरी का तो बल्कि 2 महीने में एक बैच आता है। तो इस बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको शेयर कर देना भाई। जिनके मन में हो कि हाँ सर की वीडियो से फायदा होता है यार, कोई बात नहीं सर कह रहे हैं तो एक लिंक शेयर करने मेरा कुछ नहीं जाता, करना हो तो देखो आज में कर देना। एक बार बैच चालू होता है उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होते, तो अगर मन में है तो आज कर देना भाई। 25 अगस्त से बैच चालू होगा, मेंस वाला, एडवांस कॉन्सेप्ट्स वाला। और जो थ्योरी वाला बैच आता है वो आएगा जी मेरा 22 सितंबर के अराउंड से। ये मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसके अराउंड से आएगा। AVS10 मेरा कोड है, आप ये कोड लगा के जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तब तक आप वोकैब कंप्लीट कर लो जब तक थ्योरी वाला बैच नहीं आता। आज के लिए गुड नाइट भाई। और रात को 10 बजे वाली वो क्लास है आज, रात को 10 से 11 में आज मेंस के PQRS करेंगे। आज रात को 10 से 11 में मेंस के PQRS करेंगे। 10 से 11 जो अनअकैडमी पे क्लास होती है फ्री वाली, उसमें आज रात को मेंस के PQRS करेंगे। आज के लिए गुड नाइट भाई।